नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969069708523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 की पेड क्विज हम देख रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे इसे। कई सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, प्लीज फॉलो कीजिएगा। इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन आज का है कि 38th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला काफी पॉपुलर है। ये आयोजित होता है प्रतिवर्ष, तो हरियाणा में होता है। कहाँ पे? फरीदाबाद। 2025 में ये आयोजित हुआ था। 38th एडिशन है, ध्यान रख सकते हैं, कई बार पूछा गया चूंकि एडिशन वाइज। तो ये हुआ था 7 से 23 फरवरी, है ना, 2025। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ये आपका, जैसे हम ये पढ़ते हैं ना, नेशनल वाटरवेज, ठीक, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसकी लिस्टिंग्स भी देखिएगा क्योंकि पूछा जाता है नेशनल वाटरवे पहला कौन सा है, तो जैसे वो प्रयागराज से हल्दिया वाला है ना, ऐसे ऐसे ये सूची देखेंगे। तो इसी रूट्स पे जो आपका ट्रेड होता है ना, गुड्स का मूवमेंट, उसको प्रमोट करने के लिए स्कीम एक चलाई है, ये जलवाहक, ठीक है, जलवाहक। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया? इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। चेन्नई है इसका आंसर। नेक्स्ट है, प्रवासियों के योगदान का सम्मान करना और उनके अधिकारों का सम्मान करना, ये थीम है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024। कब मनाते हैं कुल मिलाकर के ये पूछा गया है। तो थीम ध्यान रखेंगे, दिसंबर 18। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। भारत दुनिया में स्मार्टफोन का कौन से पोजीशन का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है? ठीक है, तो ये 2019 में लगभग ये पोजीशन थी इंडिया की 23rd, ठीक है। उससे बड़ा मतलब ये घट करके अब हम टॉप 3rd एक्सपोर्टर हो गए हैं स्मार्टफोन्स के, ठीक है, बाय द एंड ऑफ 2024। हाल ही में भारत का स्वदेशी कीटनाशक रोधी सूट जिसका नाम है किसान कवच, किसने लॉन्च किया है? तो जैसे जो किसान हमारे ये खेतों में खाद वगैरह डालते हैं, ठीक है, तो कई सारे क्या होते हैं, पेस्टिसाइड हार्मफुल होते हैं, तो उससे नुकसान ना हो व्यक्तियों को, किसानों को, तो उसके लिए सूट डिजाइन किया है किसान कवच। और इसको इनॉग्रेट या कह सकते हैं लॉन्च किया था दिसंबर 2024 में यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष में पद्मश्री, जो हमारा 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, उससे सम्मानित किया गया था, ये पूछा गया है। तो एक फीमेल थी ये, जो है काफी फेमस रही, जिनको कि ट्री मदर के नाम से भी जानते थे, ठीक है। तो इनकी डेथ हुई जो है 16 दिसंबर 2024 को, तो ये भी ध्यान रखना है। और आयोग, चूंकि अभी हाल ही की जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें ये पूछा गया है ऐसे ही प्रश्न कि जिनका निधन हुआ है उनको कोई सिविलियन ऑनर अगर मिला है तो वो किस वर्ष में मिला है, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट हो ही जाता है इतना डिटेल में याद कर पाना, पर फिर भी इसको ध्यान रखेंगे। तो 2020 में इनको दिया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में पहली बार गंगा नदी की डॉल्फिन, जिसको कि प्लैटनिस्टा गैंगेटिका, ये इसका साइंटिफिक नेम है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसको टैग किया गया है। तो देखिए, पहले तो जो है गैंगेटिक डॉल्फिन तो जैसे गंगा रिवर में मेनली पाई जाती थी, लेकिन इसको यहाँ पे टैग किया गया है जो असम में, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे दिसंबर 2024 में। अब इसमें टैगिंग को हम समझेंगे क्या होता है। तो बेसिकली जैसे किसी ये गैंगेटिक डॉल्फिन को आपने मतलब साइंटिस्ट की टीम ने, जो जैसे हमारा ये है आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और असम गवर्नमेंट के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, तो उनके कोलैबोरेशन में इनिशिएटिव किया गया। तो उसमें गैंगेटिक डॉल्फिन को पकड़ करके उसमें कुछ चिप्स वगैरह लगाते हैं, जिसको कि सैटेलाइट से टैग किया जाता है, एक तरीके से कह सकते हैं कनेक्ट किया गया है ना। तो उसमें क्या होगा कि जब इसको दोबारा पानी में छोड़ दिया गया तो इसके जो क्रूशियल डेटा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसके गैंगेटिक डॉल्फिन के मूवमेंट पैटर्न क्या है, ठीक है,
किस हैबिटाट का यूज कर रहे हैं ये, है ना, इसका पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किन किन एरियाज में ये जा रहा है ना, तो ये सब का एक डेटा कलेक्शन इससे इजीली हो सकता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा ये, इसको ध्यान रखेंगे। कौन सा राज्य आजादी के बाद समान नागरिक संहिता सभी धर्मों के लिए जो है एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा? तो जैसे डीपीएसपी में हम पढ़ते हैं आर्टिकल 44, ठीक है, तो ये है उत्तराखंड। थोड़ा इसके प्रोविजंस को देखिएगा। भारतीय नेता जॉर्ज फर्नांडिस, ये भारत के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर रहे थे, तो इनकी जीवनी द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस किसने लिखी है? बुक्स एंड ऑथर्स भी चूंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो राहुल रामगुंडम, ठीक है, ये इनके राइटर है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में इसको इस तरीके से लिखते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत में जो भी कह सकते हैं गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट एंटिटीज हैं स्पेस सेक्टर की एक्टिविटीज में काम करती हैं, तो उनके लिए सिंगल विंडो एजेंसी के रूप में ये कार्य करता है, रेगुलेशन, है ना, प्रमोशन वगैरह के इनिशिएटिव के रेफरेंस में। तो ये सेंटर है अहमदाबाद में और इनॉग्रेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा ये जून 2020 में, ठीक है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। इन ईंधनों में से कौन सा अधिकतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करेगा? तो कोयले को ही, है ना, इसमें सबसे ज्यादा हम मान सकते हैं, सबसे ज्यादा इसमें ही प्रदूषण होता है। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? जिंक इसमें उत्तर चुनेंगे। जैसे जो लोहा हमारा है, ठीक है, तो उसको कह सकते हैं रस्ट वगैरह से बचाने के लिए, है ना, ये गैल्वेनाइजेशन किया जाता है जिसपे जिंक की परत चढ़ाई जाती है, मतलब लोहा हो एब्सोल्युटली या फिर स्टील, है ना, इस पे भी। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ये हो जाएगा आपका अल्जीरिया। देखिए मैप जो है, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वर्ड मैप अच्छे से उसको एक बार देखें। जैसे लैंड लॉक कंट्रीज पूछी जाती हैं हर बार, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कॉन्टिनेंट वाइज कम से कम बड़े और सबसे छोटे देश को देख लीजिए। जितने भी हमारे आइलैंड्स हैं, है ना, तो ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ा या तो सबसे दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। जो भी वाटर बॉडीज हैं, ब्लैक सी, रेड सी, है ना, ये सब, इनके सराउंडिंग कौन कौन से देश हैं, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि जहां से आपका नंबर आराम से आ सकता है अगर आपको ये पता है, ठीक है। उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी मैकिनले है, यह किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है, ये बताना है। तो जो है मैकिनले को ही जो है डेनाली के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो अलास्का रीजन जो है ना, इसका यूएस का 50वां स्टेट ये है, ठीक है, इस रीजन में ये स्थित है। नेक्स्ट है पोपोकट्टेपेटल, बड़ा यूनिक सा नाम है, इसको ध्यान रख सकते हैं। ये ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये जो है मेक्सिको, है ना, मध्य अमेरिका में। नेक्स्ट है किस देश की अमापा खान मैगजीन उत्पादन के लिए, मैग्नीज, है ना, इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो माइंस वर्ड की इंपॉर्टेंट है, जैसे पेड मेंबर्स जो हमारे हैं उनको पता है ऑलरेडी, लिस्टिंग्स वगैरह में भी दिया हुआ है। तो ये चूंकि इससे भी क्वेश्चन आता है, एक दो क्वेश्चन आ जाता है हर बार, ठीक। तो अमापा माइन जो है ये ब्राजील में है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। गौतम बुद्ध के योगी मुद्रा में बैठे मूर्तियां जो हैं किस शैली में बनाई गई हैं, ये बताना है। तो गौतम बुद्ध की कई सारी मूर्तियां आप देखते हैं अलग अलग पोजीशन में, तो ये भी पूछा जाता है कि वो किस चीज को इंगित करती है, वो जिस मुद्रा में वो मूर्ति है, ठीक है, उसको अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या है कि योगी के मुद्रा में बैठी जो मूर्ति है वो गांधार शैली में है। गांधार शैली मुख्यतः देखेंगे वर्तमान जो पाकिस्तान है और ईस्टर्न अफगानिस्तान, इस रीजन में जो मूर्तियां पाई गई, है ना, उसका स्टाइल है जो कि एक मिक्स है इसका ग्रीक और रोमन आर्ट का, है ना, फर्स्ट से लेकर के 7th सेंचुरी बीसी के टाइम पीरियड में देखेंगे ये जो है रीजन, इसका टाइम पीरियड है। नेक्स्ट है किस साम्राज्य में स्वर्ण समिति को पौन वारियम कहा जाता था? इसमें चोला एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे तो कई तरह के ये वारियम जो है अलग अलग चीजों के लिए यूज हुए हैं, तो उसी में से जो पौन वारियम है ना, ये गोल्ड का है, ठीक। उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगर जो हैं उनके नाम का कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो ये जैसे वर्तमान नाम है, ठीक है, और इसके बगल में प्राचीन नाम लिखे हैं, तो महोत्सव नगर जो है अयोध्या का नहीं बल्कि ये महोबा का नाम था। नेक्स्ट है क्या सुमेलित नहीं है? कुछ माइंस हैं, ठीक है, और किस राज्य में स्थित है? तो
पहला ही गलत है। बैलाडीला माइन जो है दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, छत्तीसगढ़। ठीक है। आयरन ओर रिजर्व्स काफी हाई ग्रेड के यहाँ पाए जाते हैं। अन्य ऑप्शंस ठीक है, इनको देख लीजिए। फिर से क्या सुमेलित नहीं है, कुछ डैम है और किस नदी से संबंधित है। पोंग डैम जो है ना ये एसोसिएटेड है ब्यास रिवर से, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन सा बेसाल्टिक लावा के अपेक्षा के कारण निर्मित हुई है। तो ये दक्कन प्लेटू का जो हम रीजन देखते हैं वहां पे है ब्लैक सॉइल, जिसको कि हम रेगुर के नाम से भी जानते हैं। ठीक। तो इसका निर्माण हुआ है बेसाल्टिक लावा से। इसका जो कह सकते हैं वीदरिंग का प्रोसेस हुआ। ठीक है। तो उसके माध्यम से इन मिट्टियों का निर्माण हुआ है। ठीक। और जो है एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं आपसे कि ब्लैक सॉइल किस चीज के प्रोडक्शन के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। तो चूंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी अच्छी होती है तो कॉटन के कल्टीवेशन के लिए काफी पॉपुलर है। ठीक। नेक्स्ट है दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती हैं। इसमें देखिए थोड़ा सा करेक्शन करेंगे हम। इंग्लिश में स्टेटमेंट ठीक है। बेसिकली अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है तो उसमें हमारी कुछ लेयर्स पाई जाती हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, है ना। इस तरीके से हमने पहले बात की हुई है। तो इसमें से परिवर्तित होती है ना, दीर्घ रेडियो तरंगे। तो वो लेयर को हमें बताना है। ठीक। तो ये है आयनोस्फीयर, ऑप्शन बी। इसमें से मृदा उपचार की एक्स सिटू विधियां कौन कौन सी हैं ये बताना है। तो देखिए दो होती हैं, इन सिटू और एक्स सिटू। ठीक। तो इन सिटू क्या है कि जो है किसी पर्टिकुलर स्थान पे ही, है ना, कोई कंजर्वेशन या इस तरीके का रेमेडिएशन हमें करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई वो है तालाब है ना, तो वो किसी पर्टिकुलर जगह पे ही होगा ना, नेचुरली बना हुआ, है ना। आर्टिफिशियल बनाना है तो बात की बात है। एक्स सिटू क्या है कि वो किसी नए जगह पे आप अपने से बना करके वहां पे ये चीज कर सकते हैं। तो जैसे खाद वगैरह के रेफरेंस में हम कंपोस्टिंग करते हैं तो खाद के लिए वो कहीं पे भी बना सकते हैं, तो एक्स सिटू विधि होती है। लैंड फार्मिंग वही है ना, कि कहीं पे आप इस चीज को कर सकते हैं। बायोस्टिमुलेशन एक टर्म होता है। फॉर एग्जांपल कोई एग्जिस्टिंग पीस ऑफ लैंड है जहाँ पे कुछ स्पीशीज हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है कि बायोस्टिमुलेशन में ये करते हैं कि जो माइक्रोबियल वहाँ पे कम्युनिटी है उस पर्टिकुलर लैंड, पीस ऑफ लैंड में, ठीक है, तो उसको इम्प्रूव करना, फर्दर जो पॉल्यूटेंट्स वगैरह है उसमें डिक्रीज हो सके उस रेफरेंस में। ठीक है। तो ये जो है इन सिटू का एग्जाम्पल हो गया। तो 1 और 2 को चुनेंगे हम। अब देखिए क्या सुमेलित है इसमें से ये बताना है। कुछ टाइप ऑफ स्पीशीज हैं, मेनली प्लांट, है ना, तो किस पर्टिकुलर एरिया से संबंधित है। तो हाइग्रोफाइट जो है भूमध्य रेखी उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति होती है। लिथोफाइट जो है चट्टाने होती हैं, काफी हार्ड रॉक, है ना, उसमें उगती हैं, ये ठीक है। ज़ेरोफाइट जो है गलत है, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति है, ये नहीं होगा। बेसिकली ज़ेरोफाइट वो होते हैं कि ऐसे प्लांट्स जो ऐसे एनवायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं जहाँ पे बहुत ही कम वाटर की जरूरत हो, फॉर एग्जाम्पल डिजर्ट वगैरह, है ना। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। आपको इन्फॉर्मेशन देंगे हमारे पेड ग्रुप्स के बारे में। ठीक है। पेड क्विज, पेड ग्रुप या स्टडी मटेरियल के जो ग्रुप्स हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में अभी ठीक ठाक टाइम है, आप बिल्कुल अभी से भी चाहें तो स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं हमारे इन ग्रुप्स में एडमिशन लेकर के। फुल स्टडी मटेरियल के ग्रुप्स हैं, डाउट और डिस्कशन की फैसिलिटी के साथ या उसके बिना भी। टेस्ट सीरीज, पेड क्विज, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मेंस की प्रिपरेशन आप अभी से करना चाहें तो इनके भी ग्रुप्स अवेलेबल हैं जो रिसेंट में स्टार्ट हुए हैं। इन सब की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, एडमिशन की जो फी वगैरह की डिटेल्स है। हमारे 3 मोबाइल नंबर हैं, उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर दिए गए हैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लीजिए, या फिर जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वहां पर भी स्टार्टिंग में ये नंबर बताए जाएंगे, आप इस पे कॉन्टेक्ट करके एडमिशन भी ले सकते हैं। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून लेक कौन सी है। लेक्स इंडिया में जो भी हैं, पर्टिकुलर स्टेट का नाम, और कोस्टल रीजन में है तो कोस्ट देख लीजिए कौन सा है, ये पूछी जाती है हर बार। तो चिल्का लेक है ये, है ना, उड़ीसा में। नेक्स्ट है इसमें से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। बदुआ डैम इसमें आउट हो जाएगा, ये बिहार में है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं। तो जितने भी ये पिलर्स वगैरह, स्तूपास, ये सब चीजें मिली हैं, इसको प्लीज इमेज के भी साथ देखेंगे आप सर्च करके, तो ये याद रहेगा अच्छे से, क्योंकि विशेषताएं भी कई बार पूछी जाती हैं। उसी में आर्यक स्तंभ की बात करें तो ये अमरावती से संबंधित है, ऑप्शन सी ये है, आंध्र प्रदेश। ठीक है।
जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जिसमें बहुत सारे निहत्थे लोगों की जान गई, ठीक है, तो उसके विरोध में कई सारे लोगों ने, है ना, कुछ उपाधियां लौटाई थी, ठीक है, ब्रिटिश सरकार को। तो नाइटहुड की उपाधि मिलती थी, इसको लौटाया था किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? पुणे में इसकी स्थापना अराउंड 1873 में की गई थी, ज्योतिराव फूले जी के द्वारा, ठीक है। तो वही पूछा गया था आपसे, ऑप्शन सी। किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? नाम से आप समझ सकते थे, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, है ना, तो ऑप्शन सी। शेरशाह सूरी की बात हो रही है, इसको अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? तो बेसिकली ये राजपूत कमांडर थे। एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ गिरी सुमेल, बैटल ऑफ गिरी सुमेल 1544 में, इधर प्रेजेंट डे जो जोधपुर का रीजन है इसके अराउंड। तो यहाँ पे जो है इस युद्ध में, है ना, इसके खिलाफ ये लोग जो है अपनी सेना के नंबर कम होने के बावजूद भी आखिर तक लड़ते रहे, ठीक है। तो इससे काफी प्रभावित हुआ था। ऑप्शन सी को चुनेंगे, मारवाड़। निम्नलिखित विषयों पर विचार करके उसको कालानुक्रम, है ना, जैसे संविधान में लिखित है, व्यवस्थित करना है। तो संविधान के जितने भी हमारे पार्ट्स हैं, कम से कम उसका नाम और उस भाग में कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक कोई चीज दी गई है, इसको कम से कम ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला ही है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ उसका कार्यक्षेत्र 1 से 4 अनुच्छेद के बीच। फिर है नागरिकता, ये है 5 से 11। फिर है फंडामेंटल राइट 3 में 12 से 35, वो यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो चौथा हो गया ये डीपीएसपी, है ना, ये भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51। और मौलिक कर्तव्य है भाग 4A में 51A आर्टिकल में, ठीक है, 11 इनकी संख्या कुल। तो कोड हमारा क्या बन गया? 1, 3, 4 और 2, ठीक। जिसका शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वह कौन था? तो गुरु नानक जी ने, है ना, सिख धर्म की स्थापना की थी, आपको पता होगा, ये पहले गुरु भी थे ये। तो सिकंदर लोदी का टाइम पीरियड था, लोदी डायनेस्टी में। नेक्स्ट है तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? तो जो है ये तुगलक डायनेस्टी के शासन काल में अराउंड जो है 1398 ये इन्वेजन हुआ, है ना। नासिरुद्दीन महमूद शासक था। देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा के बारे में हमने पहले बात की है ना। तो जो है इस मस्जिद में प्रयुक्त जो प्रस्तर खंड है ना, ब्लॉक्स वगैरह जो स्टोन के हैं, तो उस पे किस नाटक के अंश अंकित हैं? तो बेसिकली ये हरिकेली, हरकेली या हरिकेली कहते थे। तो इसमें किंग थे उस टाइम पीरियड के, विग्रह राज, ठीक है, उनको समर्पित था ये एक प्रकार का नाटक था हरिकेली। तो इसी के कह सकते हैं अंश इस पे लिखे हुए हैं। और ये जो कह सकते हैं नाटक था बेसिकली हरकेली, तो समर्पित था ये शिव को, ठीक, इसको ध्यान रखना है। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अशोक के विशाल पत्थर स्तंभ को सोने का स्तंभ कहा था? तो ये टोपरा पिलर के बारे में आपने पढ़ा होगा शायद। तो इसको रिलोकेट करवाया था दिल्ली में इसने। तो सोने का स्तंभ या फिर इसको जो है मीनार ए जरीन इस नाम से संबोधित किया था ये फिरोज शाह तुगलक ने। इसमें से किसकी रचना का श्रेय स्वयं सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है? तो अपनी कह सकते हैं ऑटोबायोग्राफी के रूप में रचना की ये फुतूहात ए फिरोज शाही की, ठीक। इसमें से दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन सा था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया? तो ये बैटल ऑफ पानीपत, है ना, बाबर के अगेंस्ट हुई थी जो 1526 में। तो उसमें मारा गया था इब्राहिम लोदी। किस सल्तनत के शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को काफी प्रोत्साहित किया? तो ये तुगलक डायनेस्टी की बात है, फिरोज तुगलक। यहाँ पे हमारे पास कुछ कंस्ट्रक्शंस किए गए जो सल्तनत टाइम पीरियड में, उसको जो है तिथि के अनुसार क्रमबद्ध करना है। इसका उत्तर आप हमको क्रमबद्ध करके कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कंप्लीट किया हमने इस वीडियो को। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस देखने हैं ध्यान से। अगर मैप वाले जो क्वेश्चंस हमने देखे हैं उसको मैप पे लोकेट कर लीजिएगा। लिस्टिंग्स वाली चीजों को लिस्टिंग्स में पढ़ना है। और पेड ग्रुप की इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी आपको, अभी भी समय है, आप एडमिशन ले सकते हैं हमारे टेस्ट सीरीज, पेड क्विज या फिर
स्टडी मटेरियल के ग्रुप्स जो हैं इन सब में 3 कॉन्टैक्ट नंबर हमारे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन लिया जा सकता है। इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करते हैं। आगे क्वेश्चंस जो हैं हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।